नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। डीजी स्तर की बातचीत का काउंटडाउन शुरू हो चला है। कल सुबह 10 बजे बैठक होनी है, लेकिन खबर आ रही है कि सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने फिर किया है। इस काउंटडाउन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। जो काउंटडाउन 7 को खत्म हो गया, उसे बढ़ाकर अब 30 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा था बिहार के चुनाव के काउंटडाउन का। काउंटडाउन शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार खबरों को आप देखिए और स्लैश काउंटडाउन को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। हम जरूर बताएंगे आपने क्या कहा है कार्यक्रम के आखिर में। लेकिन बिहार के काउंटडाउन पर तमाम नेता क्या कहते हैं? एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाए। इतना दिन से लोग सब तैयार कर रहे थे, अब रण क्षेत्र में अब चलना है, इसलिए बज गया है। जब वो एक चरण में कराते या 4, 5, 6 किस्में भी कराते, हम लोग हर तरह से तैयार थे। ये तो एक्सपेक्टेड था, इसलिए तैयारी तो का पर्सी नहीं है, हर आदमी तैयार है। हम लोग बहुत दिनों से तैयार हैं। ये कोई तो अनपेक्षित घोषणा तो है नहीं। हम पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। ये गठबंधन पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता पहले से मन बनाए हुए हैं। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तैयारियां हम लोग की लगातार पिछले 5 वर्षों से जारी हैं। इस लम्हे का हमें कई दिन से इंतजार था और बहुत रोचक मुकाबला होगा। तो लग कैसा रहा है? मुकाबला रोचक होगा। तो #काउंटडाउन अब अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। हम जरा सिलसिला दस्तक का शुरू करते हैं। सिलसिला इस बात को लेकर कि मुकाबला दिल्ली और पटना के बीच है क्या? क्योंकि एक तरफ वहां पर एक चेहरा है नीतीश कुमार का और देश में एक चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये चेहरा बिहार चुनाव में टकराएंगे तो समूचे देश की सियासत पर असर तो पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, चेहरे टकराएंगे क्यों? रिपोर्ट देखिए। सिर्फ विकास के नारे से काम चलेगा नहीं और मंडल की सियासत धुंधला चुकी है। तो जिसने भी दोनों को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का नया प्रयोग किया वो सफल भी हो सकता है। इसीलिए बिहार चुनाव मोदी बनाम नीतीश लगने लगा है, क्योंकि दोनों ही जाति का सवाल सीधे नहीं करते बल्कि विकास और सुशासन का नारा लगाते हैं। लेकिन विकास में जाति या मंडल का भी मिश्रण होना चाहिए। तो मोदी के साथ पासवान, मांझी और कुशवाहा खड़े हैं, जबकि नीतीश के साथ मंडल के नायकों में से एक लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। मोदी के सोशल इंजीनियरिंग में मंडल के नाम पर 78 सीट से ज्यादा देने का मन बीजेपी बना नहीं पा रही, जबकि नीतीश ने लालू पर बड़ा दांव खेलकर 100 सीट मंडल के नाम पर दे दी है। तो क्या बिहार चुनाव का सारा गणित या कहें सारे चेहरे और नारे भी इसी बात पर आ टिके हैं, या फिर बिहार चुनाव मोदी और नीतीश की उस तस्वीर को धुंधला रहा है जो तस्वीर नीतीश ने बिहार में सुशासन बाबू बनकर दिखाई और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में विकास बाबू बनकर कमाई। वजह भी यही है कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर इसीलिए है क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि बिहार चुनाव फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड हो जाए, क्योंकि तब लाभ नीतीश लालू को मिलेगा और नीतीश लालू की जोड़ी चाहेगी नहीं कि बिहार चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर हो जाए, क्योंकि तब फायदे में बीजेपी होगी। और बिहार में बीते 25 बरस के दौर में विकास की सारी लकीर जातीय राजनीति तले स्वाहा हो गई, यह भी सच है। यानी नीतीश कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार के वोटरों के सामने उन्हें यह कहने की जरूरत भी पड़े कि बीते 10 बरस की सत्ता में उन्होंने दिया क्या, और जनता पूछे आपने दिया क्या तो वोट हम क्यों दें। इसीलिए नीतीश अपनी हर रैली, अपने हर दाव में नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे ही, जिससे वोटरों के जहन में बीते 1.25 बरस के मोदी के सत्ता के आधार पर चुनाव हो जाए। चुनाव का ऐलान हुआ है नीतीश कुमार जी के जाने का और भाजपा की सरकार गठबंधन के साथ आने का, इसलिए कोई दुश्वारी नहीं है। हम लोगों के यहाँ उनको हारना है। यानी 2014 लोकसभा के वादे ही बिहार चुनाव में वोटर याद कर ले, क्योंकि वह पूरे हुए नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावे उसके पास कोई चेहरा है नहीं जिसके आश्रय वो विकास के या फिर विकल्प की कोई लकीर खींच भी पाए। क्योंकि बिहार के तमाम बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा संकट यही है कि 10 बरस की नीतीश की सत्ता में वो सभी बिहार का वोटर वाकिफ है। इंतजार था इसी घड़ी का और इस लड़ाई में
पूरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। यानी चाहे अनचाहे बिहार चुनाव मोदी बनाम नीतीश होगा ही, और दोनों तरफ जातीय आधार पर टिके चेहरे विकास के साथ साथ मंडल का राग अलापेंगे ही। अब यहां सवाल है कि बिहार में वोटरों का वो कौन सा तबका है जो जातीय या सांप्रदायिकता के जरिए ध्रुवीकरण जो वोटों का होता है उससे इतर देखे। वो है युवा। रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक आंकड़े समझ लीजिए। बिहार में कुल वोटर 6 करोड़ 68 लाख। इसमें अगर युवाओं की स्थिति को टटोलना शुरू करें और कदम दर कदम आगे बढ़ाएं तो उम्र 18 से 30 तक के बीच में 1 करोड़ 80 लाख वोटर हैं। उम्र 18 से 30। ये युवा क्या सोचता है? 30 से 40 2 करोड़, यानी 18 से 40 3 करोड़ 80 लाख। और पहली बार वोट डालने वाले 24 लाख 13 हजार नए छात्र होंगे जो आएंगे। उनके जहन में क्या चल रहा होगा, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जरिए क्या यह कहा जा सकता है यह चुनाव काउंटडाउन मंडल का है, यह चुनाव काउंटडाउन पोपले विकास के नारे का है? युवा कुछ और सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो जरा रिपोर्ट देखिए। उच्च शिक्षा, वाईफाई, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हेल्थ सेक्टर, रोजगार, जी ये सारे सवाल बिहार के युवाओं के सामने होंगे। और ये सवाल हर नेता को परेशान कर रहा होगा कि बिहार में जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डगमगाया हुआ है तो युवा के दिल मांगे मोर का वो क्या करे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की इसी नब्ज को पकड़ा है। लेकिन भाइयों बहनों, न सिर्फ बिहार निराश हो गया, पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया। और बिहार के हालात बताते हैं कि युवाओं को लेकर कोई बिहारी नेता अगर इन सवालों को उठाएगा भी तो उसे मान्यता मिलेगी नहीं। क्योंकि लालू के दौर में यादववाद की ताकत हर किसी ने देखी, नीतीश के दौर में महादलित का प्रयोग हर किसी ने महसूस किया, और इसी दौर में कभी बीजेपी ने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि सत्ता में उसकी भूमिका भी सीमित थी और वोट बैंक भी छोटा था। यानी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर उस युवा के सामने क्या छवि होगी जो पहली बार वोट डाल रहा होगा या जिसने वोट डालना ही जातीय राजनीति के दायरे में सीखा होगा। चूंकि बीते 25 बरस में सत्ता का स्वाद हर राजनीतिक दल ने गठबंधन के आश्रय उठाया, ये बिहार का सच है। और इसी दौर में सभी आपस में झगड़े भी और अलग अलग रास्ते पर चलकर खुद को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़े भी, यह भी सच है। याद कीजिए, लालू नीतीश के साथ साथ रहे, फिर दोनों एक दूसरे से लड़े और अब एक साथ हो गए। पासवान, मांझी, कुशवाहा, लालू नीतीश दोनों के साथ रहे, अब बीजेपी के साथ है। बीजेपी नीतीश के साथ रही, अब पासवान, मांझी, कुशवाहा को लेकर अलग खड़ी है। यानी मंडल के वक्त पहली बार वोट डालने वाला आज 43 बरस का हो गया होगा और नीतीश के वक्त पहली बार वोट डालने वाला 28 बरस का हो गया होगा। और वोटरों के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के कुल वोटरों में से आधे वोटर तो 18 से 35 के बीच के ही हैं। इनमें से 1 करोड़ वोटर 18 से 28 के उम्र के बीच है। जाहिर है इनमें से बहुत सारे छात्र वह भी होंगे जिन्होंने अपने घर में फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई भी देखी होगी और मंडल कमंडल के संघर्ष को देखा समझा भी होगा। बावजूद इसके बिहार की स्थिति बिगड़ी हुई है। बिहार में विकास हो नहीं रहा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है। प्रधानमंत्री की जितनी रैलियां हुई है उसमें जाति पात से ऊपर उठ के सारे लोग आए हैं। यूथ का डोमिनेंस रहा है सारे रैलीज में, इसलिए वो जो क्लासिकल पैटर्न है जात पात और बिहार में उसको चलने वाला नहीं। ऐसे में उन युवा बिहारी वोटरों के जहन में 2015 के चुनाव को लेकर चल क्या रहा होगा। असल सवाल यही है कि बिहार का युवा अपने देसी ढोल के आश्रय बिहार को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करेगा या फिर भारी ढोल पर भरोसा कर बिहार में बदलाव की लहर को पैदा करेगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव का जनादेश या उसकी चाबी इस बार युवा के हाथ में ही है। युवा और आंदोलन, दरअसल ये शब्द बिहार से बाहर निकलिएगा तो इस वक्त आपको गुजरात में ही नजर आएगा। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब वह 6 करोड़ गुजरातियों का जिक्र बार बार किया करते थे। हर गुजराती को लगता था वाकई अपने हैं। लेकिन जब पटेलों ने आरक्षण की मांग उठाई तो फिर 125 करोड़ भारतीयों का भी सवाल आकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो गया।
लेकिन इसका जिक्र क्यों हो रहा है? इसका जिक्र इसलिए हो रहा है कि पहली बार अमेरिका में बसे पटेल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, हम विरोध करेंगे। रिपोर्ट देखें। मेडिसन स्क्वायर और अहमदाबाद के भीतर कोई तालमेल तो नहीं है, लेकिन याद कीजिए सितंबर 2014 मेडिसन स्क्वायर पे नरेंद्र मोदी की धूम, और फिर याद कीजिए अगस्त 2015 पटेल समुदाय का आरक्षण को लेकर अहमदाबाद में जबरदस्त आंदोलन। दोनों के बीच वाकई कोई तालमेल नहीं, लेकिन अब एक ऐसा तालमेल निकल रहा है जो नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि पाटीदार समुदाय पर बरसी लाठियों से पटेल समाज नाराज है। इस कदर कि आदिवासी पाटीदार समुदाय ने सिलिकॉन वैली में मोदी के विरोध का मन बना लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि वो मेडिसन स्क्वायर आयोजन पर खर्च हुए अपने $3 मिलियन वापस भी मांग सकता है। ऑल ओवर पाटीदार जहाँ भी वो सरकार का कोई भी कार्यक्रम होगा उन्हें वो विरोध करेंगे, वो बैनर लगा के लेटर दे के भी हम पाटीदार को अनामत दे आप दो, क्योंकि हमारे पाटीदार समाज में है, पाटीदार समाज में 90% लोग गरीब है। एनआरआई पाटीदार समुदाय गुजरात में आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल के साथ खड़ा हो चुका है। न्यू जर्सी के एडिसन में तो मंगलवार को कई पटेलों ने हार्दिक के समर्थन में बैठक भी की, लेकिन एनआरआई पाटीदार समुदाय के बीच मोदी का जादू कम अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि विदेशों में मिले जिस समर्थन के बूते प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कद बाकी प्रधानमंत्रियों से बढ़ाकर दिखाने की कोशिश इस दौर में की, क्या ये कहा जाए वह कटघरे में आ सकता है? यानी नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का रंग फीका पड़ने के आसार तो नहीं है। पाटीदार समुदाय को एनआरआई पाटीदारों से मिले समर्थन के बाद क्या गुजरात में आंदोलन अब तेज हो जाएगा? दरअसल ये सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच असल सच यह है कि एनआरआई भारतीयों ने ही लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के समर्थन में हवा बनाने में बड़ी मदद की, और तमाम समुदायों के बीच पटेलों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण रही। वह भी गुजराती अस्मिता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी से न सिर्फ खुद को जुड़ा महसूस करते, बल्कि अक्सर यही कहते कि असल में गुजरात के तो नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन सवाल पटेल आरक्षण का उठा, उसके बाद आरक्षण के जरिए आंदोलन शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी के रुख ने उन्हें झटका दे दिया, और इस झटके का ही असर हो चला है कि नरेंद्र मोदी की 23 सितंबर से शुरू होने वाली अमेरिकी यात्रा में कोई अगर विरोध में खड़ा होगा तो वह गुजराती पटेल। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल गुजरात मॉडल के डगमगाने का नहीं है, यहाँ पर सवाल दरअसल उन भावनाओं को उठाकर सियासत साधते हुए दोबारा उन्हीं भावनाओं के आसरे मुश्किल में पड़ना भी है। पटेल समुदाय ने इन सब के बीच गुजरात में तय किया है कि अब वो आर्थिक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, यानी बैंकों से भी पैसा निकालेंगे। मुश्किल की घड़ी है, कहीं ना कहीं स्थिति विकट हो सकती है, खासतौर से गुजरात की सियासत के मद्देनजर। एक कदम आगे बढ़ाइए तो एक काउंटडाउन कल की बातचीत डीजी स्तर को लेकर भी हो चला है, लेकिन इन सब के बीच खबर आती है कि आज भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। बावजूद इसके कल दिल्ली में डीजी स्तर की बातचीत होगी। रिपोर्ट देखिए। कल सुबह 10 बजे डीजी बीएसएफ डीके पाठक और पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर की बातचीत के लिए जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या दिल्ली और क्या इस्लामाबाद, समूची दुनिया की नजर इस बातचीत को लेकर ही होगी, क्योंकि इससे पहले जिस स्तर पर एनएसए की बातचीत टूट गई उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार तो खड़ी कर ही दी है। उमर फारूक बारूकी दलबल के साथ आज पहले वाघा बॉर्डर पहुंचे, उसके बाद उसी रास्ते शाम को दिल्ली भी पहुंच गए, और अब नजरें बातचीत पर टिकी है क्योंकि दोनों तरफ से एजेंडा तय है। भारत पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाने का विरोध करेगा तो पाकिस्तान भारत को सीजफायर उल्लंघन के सबूत दे देगा। भारत घुसपैठ का ब्यौरा देगा तो पाकिस्तान सीजफायर समझौते को मानने की अपील करेगा। भारत की तरफ से साझा पेट्रोलिंग का सुझाव भी दिया जा सकता है और पाकिस्तान कहेगा कि सरहद पर फायरिंग की गलत खबरों का भारत दुष्प्रचार बंद करे। यानी एजेंडे में कई पॉइंट हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भारत बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच एक स्पोर्ट्स कंपटीशन का प्रस्ताव भी देगा ताकि संबंधों को सुधारा जा सके। लेकिन इस बातचीत के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो हो रहा है उसने भारत को चेता दिया है। कल ही ये तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में आतंकवाद
जिस तरीके से भारत में घुसपैठ करने के लिए बेताब है, जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, वो सारी तस्वीरें भारत को बेचैन कर रही हैं। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि उधमपुर समेत हाल के आतंकी मुद्दों को उठाया नहीं जाएगा क्या? कश्मीर को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी क्या? और पीओके के आतंकवादी कैंपों को लेकर क्या वाकई खामोशी बरती जाएगी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इन पर चर्चा होगी। लेकिन पहले डीजी लेवल की वार्ता तो संभल जाए। तो जाहिर है क्या दिल्ली क्या इस्लामाबाद, दोनों तरफ से नजरें कल की बातचीत पर ही टिकी है। सर, सरकार के लिए जो ये कदम उठा रहे हैं, बात होने के बाद आप सबको जानकारी उसकी मिल जाएगी। पहले उसके बारे में कुछ फोरकास्ट करने का कोई मतलब नहीं। भारत पाक के बीच एनएसए वार्ता रद्द होने के बाद दोनों देशों में तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान ने जहां बार बार कश्मीर का मुद्दा दोहराया है, वहीं भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। इस माहौल में जब डीजी लेवल की बातचीत होगी तो ये मुश्किल ही है कि इसके ठोस परिणाम निकलेंगे। वैसे राजनाथ सिंह ने आज डीजी बीएसएफ को कल की मुलाकात के लिए ब्रीफ किया है कि किस दिशा में बातचीत को आगे ले जाना है। बात कल तकरीबन 4 घंटे तक चल सकती है और इन 4 घंटों के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर आए या ना आए, लेकिन एक दरवाजा बातचीत के लिए खुलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल कल बातचीत होनी है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चला है। शायद इसीलिए नवाज शरीफ के मीठे बोल भी सामने आए हैं। उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया है अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी के लिए नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कही पाकिस्तान हथियारों की होड़ से बचने की नीति का पालन करेगा। ये ठीक बात, दोनों बातें दरअसल राहिल शरीफ ने जो वक्तव्य दिया था, जो कि वहां के सेना प्रमुख हैं, उससे ठीक उलट भी है या वो उलट थे। 2 शरीफ 2 धाराएं। बहरहाल हैशटैग काउंटडाउन, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब बताते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया तो आई है, लेकिन हमें लगता है उससे पहले एक काउंटडाउन 25 सितंबर को लेकर भी हो चला है। उस दिन बकरीद, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा दीनदयाल उपाध्याय की हम जयंती मनाएंगे, छुट्टी नहीं, उस दिन रक्तदान। सबको पता है कि ईद उल जुहा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, नेशनल हॉलीडे है, गजेटेड हॉलीडे है। अब आप उस दिन के लिए आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं कि उस दिन स्कूल खुले रहेंगे, कॉलेज खुले रहेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे और छुट्टियां जो है वो एक दिन पहले से रद्द कर दी जाएंगी। तो इस तरह के जो आदेश हैं ये संविधान के खिलाफ हैं। कि 1 लाख युवकों से जो कॉलेजेज में पढ़ते हैं और संस्कृत एजुकेशन के जो बच्चे हैं, उनसे हम संकल्प पत्र भरवाएंगे और लगभग 21,000 लोग उस दिन रक्तदान करेंगे। राजस्थान सरकार ने 2015 के शुरुआत में जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें साफ लिखा था कि 25 सितंबर को बकरीद की छुट्टी रहेगी। लेकिन अचानक से 2 सितंबर को राजस्थान सरकार ने मीटिंग का फैसला किया कि 25 सितंबर को शिक्षा विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी जाती है और इस दिन पंडित दीनदयाल जयंती के नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसे खफा मुस्लिम संगठनों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। सत्ता का मिजाज है बहरहाल, लेकिन हैशटैग काउंटडाउन क्या कहते हैं आप? बिहार को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया आई और उन सब के बीच एक प्रतिक्रिया बीएम शर्मा की, मोदी जी ही मुख्यमंत्री होंगे क्या, या कोई ऐसा जिसका नाम बता सके भाजपा वाले, डर क्यों रहे हैं? और एक दूसरा भी एक जो आया उसमें था कि ये दीपक, एक दीपक का है, एसबी दीपक, चुनाव का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है पर अब भी इंतजार है अच्छे दिनों के काउंटडाउन का। क्या ये काउंटडाउन भी कभी शुरू होगा? तो दीपक एसबी ये कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव का ही जिक्र है, तो चलिए वो घड़ी आ गई, जरा सुनते चलिए। जिसका मुझे हाँ